इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्कॉलरशिप से संबंधित सस्पेक्ट लिस्ट आने के बाद आपकी बहुत सी क्वेरीज आ रही है। मैंने पहली वीडियो बनाई थी सस्पेक्ट लिस्ट से संबंधित, फिर मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपके जितने भी सवाल थे उसको क्लियर किया है। अब उस दूसरी वीडियो के कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट्स आए हैं, मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब ये मैं फेस कैम नहीं बना रहा हूँ, मैं एक एक फैक्ट आपको जो है अब पीडीएफ के थ्रू मैं दिखाते चलूंगा, बताते चलूंगा, जिससे कि आपकी जो फैक्ट फिगर क्लियर है। क्योंकि आप एजम्पशन में बहुत लेते हैं चीजें, है ना, कि कहीं कुछ सुने हैं भाई यही होगा, है ना। तो मैं एक एक चीजें वर्ड टू वर्ड दिखा रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से, क्योंकि पीडीएफ बड़ा मेहनत से भैया मैंने तैयार की, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। और क्योंकि कई चीज क्या होता है ना, जैसे मैं ये वीडियो अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, बताते बताते टॉपिक कहाँ से कहाँ बोल देता हूँ, क्या कर देता हूँ, और आप लोगों की जो मेन चीजें रहती है ना, तो वो भूल भटक भी जाते हैं। तो अब ऐसे क्या रहेगा कि सिस्टम से सिस्टम मैं पूरी चीजें आपको समझा रहा हूँ, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। आपकी क्वेरीज कहाँ है, आप फर्स्ट कहाँ पे रहे, उसका जो है उत्तर क्या है, एकदम मतलब एग्जैक्ट। तो अगर देख लेंगे तो फिर कल्याण है आपका, और बाकी देखना है ही आपको। मैं आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। और हाँ, चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। और कोई सवाल अगर अब भी इस वीडियो के बाद भी रहेगा तो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ उसमें, फिर मैं चीजें आपको बेहतर तरीके से आपकी जो समस्याएं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं पहले आपके कमेंट्स की समरी बनाकर आपको बता रहा हूँ कि आप लोग की मेन मेन सवाल, आप मतलब बहुत लोगों का आ क्या रहा है। 50% जो मार्क्स का रूल है उसको लेकर कंफ्यूज है। आपका स्टेटस पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट या अंडर प्रोसेस दिख रहा है, उसको लेकर आप कंफ्यूज है। पेमेंट डेट का वेट कर रहे हैं, कब आएगा, क्या आएगा, कैसे। इस वीडियो के बाद आपकी तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। और तीन ही नहीं, बहुत चीजें सस्पेक्ट रीजन से रिलेटेड बहुत आपके सवाल, वो भी हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के बाद। देखो, जैसे 50% रूल सच में कहां अप्लाई होता है ये पता चलेगा। सस्पेक्ट लिस्ट का एग्जैक्ट मतलब क्या है, स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने से आप कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्कॉलरशिप जितने भी बच्चे भरे उनको एक चीज समझना आवश्यक है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है कितने चरणों में, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने साइकिल्स में जाकर आपको मिलती है। तब आप समझेंगे कि आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और कैसे आपको मिलेगा। स्टेज 1 स्टूडेंट का एप्लीकेशन, यानी आप जब अपना जो है एप्लीकेशन भरते हैं स्कॉलरशिप का, ठीक है। और इसके बाद स्टेज 2 आता है, इंस्टीट्यूट द्वारा जब उसे वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस वेरिफिकेशन, इसके बाद स्टेट लेवल का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद डीबीटी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसको बोलते हैं डीबीटी। समझिएगा, एक एक चीज ना आप समझते हो तो फिर आपको आसानी हो जाती है चीजें समझने में। डीबीटी ट्रांसफर टू बैंक, यानी कि तब आप जाकर सीधे आपको पीएफएमएस से, यानी कि पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है पीएफएमएस, इसके द्वारा जो डीबीटी हो जाती है, ठीक। यही आपका पैसा भेजता है आपके अकाउंट में, ठीक। ये तो अभी आप कहाँ हैं, आपका एप्लीकेशन तो भर गया, लेकिन इंस्टीट्यूट द्वारा उसे वेरीफाई नहीं किया गया है, ठीक। यही पे आपका काम फंस रहा है। अभी आपको पता है जब डीएसडब्ल्यू से वो चीजें क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा उसको चीजें क्या की जाती है कि आपका कोई चीज एप्लीकेशन गया, उसमें कोई दिक्कतें आई, क्योंकि स्टूडेंट का जो डाटा है उसके बाद पोर्टल पर, मतलब यूनिवर्सिटी द्वारा जो डाटा दिया गया पोर्टल पे जो डाटा उपलब्ध है वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो है वो वापस भेजा गया है कि आप उसे सत्यापित कराइए वापस से, ठीक है, सही करेक्ट कराइए। करेक्शन का ऑप्शन है, इसी को बोला जाता है कि आपका जो है सस्पेक्ट, आपका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया है। समझ गए, मुझे जहां तक लग रहा है समझ में गए होगा। तो 5 लेवल में अभी आप लोग सेकंड स्टेज पे हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट द्वारा वेरीफाई वो कर दिया जाए उसके बाद। अब एयू स्कॉलरशिप में 50% जो रूल का होता नहीं कि आप लोग के मन में चल रहा होगा, वो आपको पता है। सीधा सीधा यूपी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। ये प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दसमोत्तर स्कॉलरशिप, उसके बाद जो है होता नहीं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इधर उधर सबके लिए क्या है, 50% मार्क्स जो है रूल जनरली किस में अप्लाई होता है, जब ये मेरिट बेस्ड स्कीम में अप्लाई होता है। यानी जिन स्कॉलरशिप में मेरिट को देखकर दिया जाता है उन वहां पे ये 50% देखा जाता है। रिन्यूअल केस में फेल होने पर इशू हो जाता है, यानी कि आप मान लो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप आपको मिली थी, आप सेकंड ईयर में अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर रहे हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप फेल हो चुके हैं, तब वहां पे वो इशू होता है। लेकिन सब ओबीसी जनरल केसेस में मिनिमम पास कंडीशन मैंडेटरी होती है। बाकी एससी एसटी को देखो यहाँ लिखा गया है कि कैटेगरी में रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और बहुत सी चीजें कि अगर आप पास हैं तो वो सिर्फ 50% से कम होने पर ऑटोमेटिक रिजेक्ट नहीं होता है, अगर आप फेल हैं तो रिन्यूअल रिजेक्ट हो सकता है। तो सीधी सादी क्या बात है कि 50%
उतना ज्यादा आपको इशू नहीं कर रहा है, ठीक है, कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या बोलता है छात्रवृत्ति का, क्या है कि आप प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक यानी कि आप पिछली कक्षा पास होने चाहिए, समझ रहे हो, ये चीज का मतलब है। और बाकी कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ कैटेगरीज होती है जहां पे अप्लाई होती है ये 50% मार्क्स की क्राइटेरिया। तो आपको अगर आपके सस्पेक्ट रीजन में अगर ये आ रहा है कि 50% ऐसा वैसा और आपका इससे ज्यादा भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने पिछले वर्ष की केवल मार्कशीट की फोटोकॉपी के साथ अपना जो फॉर्म दोबारा वहां पे अप्लाई कर देना है। और एक बार स्कॉलरशिप काउंटर में चीजें कंफर्म करनी है, ठीक है, कि क्या ऐसा कोई रूल है कि मेरे कोर्स स्पेसिफिक कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स में इस तरह की कोई क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप के लिए, तो खुद ही आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, एयू स्कॉलरशिप 2025-26 एक जो और अहम सवाल आप पूछ रहे हो, सस्पेक्ट लिस्ट आखिर कैसे बनता है, कैसे आपका उसमें नाम आ जाता है सस्पेक्ट लिस्ट में। तो कई चीज, पहला इनकम सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, आधार इशू हो सकता है, बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम हो सकता है, एकेडमिक इशू हो सकता है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक एक चीज को समझा रहा हूं मैं। फाइनेंशियल ईयर मिसमैच हो सकता है। इनकम सर्टिफिकेट को पहले अगर हम देखा जाए तो आपका हो सकता है वित्तीय वर्ष का जो है हो सकता है मैच ना कर रहा हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि हर एक का वैलिडेशन होता है। कोई सर्टिफिकेट है, अगर इनकम सर्टिफिकेट है 3 साल की वैल्यू होती है इसकी, तो अगर वो उससे ज्यादा हो चुका है तो वो एक्सपायर हो गया है। एक चीज है इनकम लिमिट एक्सीड, अगर आप जो है जितनी इनकम लिमिट, कल देखो मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें एक चीजें बताई थी कि SC ST जनरल OBC EWS सबका कितना कितना कम से कम आय होना चाहिए। अब देखो, यानी 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में ही लमसम आप चीजें समेट लीजिए। इससे ज्यादा 2 लाख अगर आपका है, सब चीजें सही है। अब देखो मैंने जो एग्जैक्ट जो चीजें आपको उसमें समझाई थी, तो वो आप कल की वीडियो अब देख ही लियो, वो आपको पता है, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक। इसके बाद इनकम में और भी क्या दिक्कत आ रही है, जिसकी गार्जियन का, देखो आपने गार्जियन में कह रहे कि गार्जियन का, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, एक चीज याद रखो, आपने गार्जियन में किसका नाम डाला है, जिसका नाम डाला है उसका ही आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। पिताजी नहीं है तो माताजी का लगा सकते, माताजी भी नहीं है तो जो गार्जियन है उनका इनकम सर्टिफिकेट लगाएंगे। लेकिन हाँ, गार्जियन का नाम आपने जिसको आपने चुना है अपने पेरेंट्स के रूप में, ठीक है, अपने गार्जियन के रूप में, उसी का लगाना है। ये नहीं कि गार्जियन के नाम में किसी और का डिटेल्स दिए हैं, इनकम सर्टिफिकेट पिताजी का लगा दिए, सब नाश हो जाएगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट में आप चीजें समझ गए क्या कैसे। आधार का इशू क्या, आधार बैंक से लिंक नहीं होगा। अगर आधार से रिलेटेड इशू आ रहा है तो आधार बैंक से पहले लिंक है कि नहीं। NPCI जो कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको आपको देखना है। NPCI मैपिंग इनएक्टिव, इसको देखो गूगल कर लोगे, चीजें समझ जाओगे NPCI के, क्योंकि मेरा खुद का भी NPCI लिंक नहीं था तो मैंने अपना जो है लिंक कराया था, ठीक है। इसके बाद नेम मिसमैच, ठीक है, अगर आपका जो है नाम आधार में जो नाम वगैरह है और स्कॉलरशिप में 10th में जो है आपका उससे मैच वैच नहीं खा रहा, तो भी आपकी चीजें फंसेगी। तो उसको आपको सही करना है और देखना है कहाँ दिक्कत आ रही है। सब चीजें आपको क्या करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों, किस वजह से आपका जो है आया हुआ है सस्पेक्ट लिस्ट में नाम, उसका बैंक अकाउंट प्रॉब्लम, ठीक है, आपका डोरमेंट अकाउंट, माइनर अकाउंट, IFSC एरर, तीनों चीज समझा रहा है। IFSC मतलब आपको पता है IFSC, तो सब चीजें समझ लो कि उसका IFSC कोड का एरर कैसा होता है ना। तो वो सब चीजें देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। डोरमेंट अकाउंट मतलब क्या होता है समझ रहे हो, कि जैसे आपने कुछ सालों से आपका कोई अकाउंट है, ठीक है, आपका कोई अकाउंट है, उसमें आपने जो है ना पैसा दिया है ना, उससे पैसा निकाला है, तो ये अकाउंट देखा जाता है तो थोड़ा सा टेम्पररी सीज हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है डोरमेंट अकाउंट होता है। इसका प्रोसेस क्या होता है, बैंक में जाओगे, 2 बार आपको वहां पे पैसे देने थे, मान लो 100 रुपए करके जमा कर दो, 2 बार ट्रांसफर जरूरी है, 2 बार ट्रांसफर उसमें करिए और उसके बाद एक फॉर्म देगा, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, उसके साथ आपका अकाउंट जो है एक्टिव हो जाता है। तो डोरमेंट अकाउंट अगर होगा तो भी स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत आएगी, बैंक अकाउंट प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होगी। माइनर अकाउंट मतलब जैसे बच्चे जब 18 साल से नाबालिग जब होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप, तो 18 वर्ष से कम होते हैं तो पेरेंट के उस पे आधार वगैरह पे सब पे उनका अकाउंट खोल दिया जाता है, तो उसको बोलता है माइनर अकाउंट। तो आपको देखना है कि आपका अकाउंट माइनर तो नहीं है, ठीक है। IFSC एरर आप समझ ही गए। तो ये चीज मुझे लगता है बैंक अकाउंट से संबंधित अगर आपका ऐसा कुछ है दिक्कत, तो भैया उसको सॉल्व करो। एकेडमिक इशू, बैंक अकाउंट हमेशा अपना देना है, यही याद रखना, बैंक अकाउंट हमेशा अपना देना है, पिताजी का माताजी का नहीं देना है। जिस नाम से खाता मतलब स्कॉलरशिप भर रहे हो फॉर्म, उसी नाम से आपके अकाउंट भी होना चाहिए, डिटेल्स मैच होनी चाहिए,
ठीक है, मोबाइल नंबर की दिक्कत नहीं, उसके लिए ना परेशान होना। कई लोग मोबाइल नंबर भी गिर जाएंगे कि भैया वही चीज दिक्कत है। एकेडमिक इशू ये देखिए, रिजल्ट नॉट अपलोडेड, ठीक है, इनरोलमेंट मिसमैच, कोर्स कोड एरर, कोर्स का कोड होता है, आप देखिए कहीं वो एरर मतलब कुछ गड़बड़ तो आपने नहीं भर दी, आपका कुछ है कुछ हो गया हो। रिजल्ट का क्या है अपलोड, अगर नहीं वहां पे कुछ समझ में आया तो वहां से एकेडमिक इश्यूज में अगर ये सब आ रही है तो उसको आप सही करेंगे और उससे संबंधित दस्तावेज लगा के दोबारा आप काउंटर पे जमा करेंगे। और इधर डुप्लीकेट एप्लीकेशन, एक ही स्टूडेंट ने मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिया तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। तो आपको सस्पेक्ट मतलब इसमें ये करना है कि आपका जो फाइनल फॉर्म है उसके साथ आपकी जमा कर दी कॉपी और एक एप्लीकेशन लिख देना कि सर हमने जो है इस तरह करके 2 फॉर्म भर दिए लेकिन मेरा फाइनल जो है अंतिम यही फॉर्म माना जाए, तो आपका एक फॉर्म लॉक कर दिया जाता है वहां से। ठीक है, तो ये हम क्या सस्पेक्ट लिस्ट में क्या रीजन की वजह से आपका नाम है वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए स्पेशल जो गाइडलाइन है, स्टूडेंट को ये 7 चीजें इंश्योर करनी चाहिए, ठीक है, कि आपका आधार नेम सेम एज मार्कशीट में, 10th में 12th में जो मार्कशीट में नाम है वही आधार कार्ड में हो आपका नाम, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, एफएससी करेक्ट होना चाहिए, एफएससी कोड। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि उसका वैलिडेशन वैलिडिटी खत्म है आप लेकर घूम रहे हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक करिए, प्रीवियस रिजल्ट अपलोडेड होना चाहिए, यानी पिछली यानी गत कक्षा में जिसमें आप उन्नत हुए हैं, पास हुए हैं, उसका मार्कशीट का फोटो मतलब मार्कशीट वहां से अटैच होनी चाहिए, अपलोड होनी चाहिए। कोर्स अप्रूव्ड लिस्ट में हो, यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हो वहां की जो लिस्ट है यूपी मतलब उसके अंतर्गत वहां पे आपका होना चाहिए, ये चीज मोटा मोटा समझिए आप। तो ये 7 चीजें इंश्योर करनी है आपको। इसके बाद पेमेंट, यानी कि पैसा कब आएगा। स्कॉलरशिप पैसा देखो तब ट्रांसफर होता है जब बजट रिलीज होता है, स्टेट अप्रूवल कंप्लीट होता है और पीएफएमएस से डीबीटी प्रोसेस होता है। पीएफएम मैंने बताया ना, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम, यहां से ही आपका जो है डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आपके अकाउंट में सीधा पैसा आता है। तो अप्रूव्ड आपका अगर दिख रहा है कि हाँ स्टेट लेवल से अप्रूव्ड हो गया है, आपका जो है स्कॉलरशिप स्टेटस अप्रूव दिखा रहा है, तो भी 15-30 दिन का गैप नॉर्मल है और इसलिए अप्रूव होने के तुरंत बाद पैसा ना है तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। एयू स्कॉलरशिप 2025-26 में जो नेक्स्ट आपको चीजें ध्यान रखना है कि स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने से आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे आपको बचना है। फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू चेक करें, यानी आपको पता है जब ऑनलाइन आप सबमिट करें आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये ज्यादा उतना महत्वपूर्ण है नहीं। यहाँ पे ऑफलाइन जब अभी आप सबमिट करें तो भी चीजें देख लें कि आप सब चीजें उस जिस रीजन से सस्पेक्ट हुआ है उस रीजन से संबंधित दस्तावेज आप जोड़ लें कि नहीं, उसके साथ डॉक्यूमेंट क्लियर स्कैन कर मतलब आपको अगर वहां जमा कर रहे हो भैया तो फोटोकॉपी वगैरह एकदम बढ़िया, जिसमें जो चीजें अगर मान लो नाम ही गलत है और नाम ही की अगर आप आधार फोटोकॉपी या कुछ भी लगा रहे हो वही उसमें धूमिल दिखाई दे रहा है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इनकम सर्टिफिकेट का क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, याद रखिए आपके गार्जियन का लगेगा, गार्जियन का भी उसी का लगेगा जिसका नाम आपने गार्जियन के तौर पर वहां पे मेंशन किया है। आधार सीडिंग चेक करें, ठीक है। इसके बाद आधार मतलब कि आधार जहां जहां से लिंक है कि नहीं है और आधार अपना आप जमा कर रहे हैं सही आपका है, ये सब चीजें। इसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन स्टेटस ट्रैक करें, फिर आपको जो है कुछ ज्यादा नहीं करना, वहां से कर देना, उसके बाद खुद ही वो समाज कल्याण विभाग द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। अगर स्टेटस रिजेक्ट एट इंस्टीट्यूट है तो तुरंत स्कॉलरशिप सेक्शन में कांटेक्ट करिए, यानी कि थोड़े दिन बाद अगर आपका स्टेटस अभी भी वही दिखा रहे तो आप फिर काउंटर पे संपर्क करेंगे। समझ में आया। इसके बाद जो है फाइनल समरी यहाँ पे यानी कि स्कॉलरशिप रिलेटेड कंक्लूजन जो है इस वीडियो का निष्कर्ष है कि सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब वार्निंग नहीं होता है, ठीक है, नॉट फाइनल रिजेक्शन। मतलब कि अरे मतलब समझो सस्पेक्ट लिस्ट का मतलब वार्निंग होता है, फाइनल रिजेक्शन नहीं होता है, ये चीज समझिएगा, ठीक। केवल वो आपको वार्निंग दे रहा है कि आप ये चीजें मैच नहीं कर रही, कृपया करके आप इसको एक बार जांच लें और दोबारा सबमिट करें। 50% रूल हर केस में कंपलसरी नहीं है, पास होना इंपॉर्टेंट है, केवल आपका डॉक्यूमेंट्स 100% करेक्ट होने चाहिए। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट ही फाइनल अथॉरिटी है, इसीलिए अजम्पशन में मत लेना कोई चीज कि किसी ने कुछ कह दिया स्कॉलरशिप संबंधित हम पगलाने लगे, हम नाचने लगे उसके आगे। नहीं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करनी है, एयू की भी यूपी वाली भी। कोई नहीं, अगर वहां पे नियम अधिनियम जोड़ा जाता है तो आपको चीजें समझ में आती है, नहीं समझ में आएगी हम ही हैं, ठीक है। तो अगर अब भी कोई सवाल है, मुझे जहां तक लगता है मैंने चीजें क्लियर की है, लेकिन अगर अभी भी कोई सवाल है आपका, इसके बाद भी कोई सवाल बचा है तो भी लिखिए कमेंट में, ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोग को। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो ये आपने शेयर करिएगा ग्रुप में जिसको ये सब समस्याएं हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपकी कोई समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से नहीं हो पाया है तो।